हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 7th ऑफ सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में विद लॉट्स ऑफ एमसीक्यू एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। आई होप गणपति बप्पा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो जल्दी से एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, गणपति बप्पा मोरिया। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज है जल संचय जन भागीदारी। आप लोगों ने कैंपेन के बारे में सुना होगा, कैच द रेन कैंपेन। उसी कैंपेन का ही एक पार्ट है एक तरीके से जल संचय जन भागीदारी, और इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है गुजरात में बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। क्योंकि अभी तो मॉनसून का समय है और सबसे अच्छा समय है रेन वाटर हार्वेस्ट करने का, जिससे हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकें। और जब गर्मी का समय होता है, जब पानी की शॉर्टेज होती है, तो हम इस वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम लीड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन द कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और जल शक्ति मंत्रालय का इनिशिएटिव है जल संचय जन भागीदारी, और इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ पर प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है? द प्रोजेक्ट aim to construct around 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लगभग इतना हमें क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाना है थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। द इनिशिएटिव अलाइन विद द ऑनगोइंग जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है जो स्टैटिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई थी, जो कि वाटर कंजर्वेशन के से ही एसोसिएटेड है। कब लॉन्च की गई? ये एसएससी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे स्टैटिक ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अभी तो जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? CR पाटिल के पास है। पहले मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास था, तब इसको लॉन्च किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2019 में वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी के लिए जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया था, और इसी जल शक्ति अभियान का ही पार्ट था कैच द रेन। तो कैच द रेन ये जो कैंपेन है, इसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, विथ अ टैग लाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। जब भी पानी गिरे, जहां भी पानी गिरे, पानी को प्रोटेक्ट कर लो, बचा लो, हार्वेस्ट कर लो। ये इसकी टैगलाइन थी। 2020 में कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च किया गया था अंडर द जल शक्ति अभियान। अब ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं और मेजर्स हैं जो वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट हम वाटर कंजर्वेशन स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जल क्रांति अभियान 2015 में जल क्रांति अभियान की शुरुआत हुई थी। फिर आता है इंपॉर्टेंट नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर मिशन 2011 में किया गया। ठीक है, इसको तो आप याद रख सकते हो कि 2011 में सेंसस हुई थी, पता चला कि हम तो 121 करोड़ हो गए हैं, वाटर की शॉर्टेज हो गई, और उसके बाद नेशनल वाटर मिशन हमने लॉन्च कर दिया 2011 में। ठीक है, फिर नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 में। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। ठीक है, 2019 में हमने लॉन्च किया था जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अटल भूजल योजना, अटल नाम से ही समझ में आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर ही की होगी। तो बिल्कुल 25 दिसंबर में लॉन्च किया गया था 2019 में। एंड नेशनल वाटर अवार्ड्स की शुरुआत भी की है 2017 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने लिए हैं। ना बात करते हैं गुजरात स्टेट के बारे में, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात स्टेट ने ही तो इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात बॉर्डर शेयर करता है विद राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड पाकिस्तान से। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक आपने सुना होगा कांडला बंदरगाह या कांडला पोर्ट, और दूसरा होता है आपका मुंद्रा पोर्ट। ये दोनों पोर्ट आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? आंसर हो जाएगा गुजरात में। अच्छा, गुजरात का यहाँ पर जो लोथल एरिया है,
लोथल एरिया है, वहां पे वियतनाम की मदद से, वहां पर हम वियतनाम की मदद से नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भी बिल्ड कर रहे हैं, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। फिर यही गुजरात में आप देखेंगे भुज एक डिस्ट्रिक्ट है, और भुज में 2001 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, और उस पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है, स्मृति वन। स्मृति वन, इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में भी इंक्लूड किया है, राइट। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमने की हैं। अब बात करते हैं गुजरात स्टेट की मेजर ट्राइब्स कौन सी हैं, तो आप देखेंगे गैमित या गमित, भील्स पाए जाते हैं यहाँ पे, भील्स मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं और भी स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट आता है धोदियास, बावचा एंड कुनबी, ये कुछ मेजर ट्राइब्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगी गुजरात में। अगर हम गुजरात का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे तो ये बर्थ प्लेस है महात्मा गांधी जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ओके जी, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब यहां पर एक और फैसला आया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है, LGBTQ पर्सन कैन ओपन ज्वाइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि LGBT कम्युनिटी को भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। आप लोग ने कई सारे केसेस देखे होंगे जो कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर मार्केट में रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी इंडिविजुअल पर्सन ऑफ LGBTQ कम्युनिटी वो अपना एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में होता है ना, मम्मी पापा के ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि पापा का अकाउंट है तो मम्मी उसमें नॉमिनी होती हैं, ठीक है ना। सिमिलर यहाँ पर ये लोग भी ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं और अपना जो पार्टनर है उसको एज अ नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, LGBTQ कम्युनिटी टू ओपन अ ज्वाइंट बैंक अकाउंट एंड टू नॉमिनेट अ पर्सन इन द क्वायर रिलेशन एज अ नॉमिनी। और यहाँ पर अगर जो पर्सन जिसने अकाउंट ओपन किया है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी होगा उसको यहाँ पर अमाउंट या बैलेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें दिया है, ठीक है। अब इसके पीछे का थोड़े से बैकग्राउंड, कहाँ से कहानियां शुरू हो रही हैं। तो 2015 में पहली बार RBI ने क्या कहा था, आप लोग देखते होंगे, आप अगर एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जेंडर पूछा जाता है कि मेल है, फीमेल है, या अदर लिखा होता है, या थर्ड जेंडर लिखा होता है। तो 2015 से पहले हमारे जो फॉर्म्स वगैरह होते थे ना, उसमें थर्ड जेंडर वाला कॉलम नहीं था। लेकिन 2015 में RBI ने कहा कि सभी लोग अपने फॉर्म्स में, बैंक्स वगैरह अपने फॉर्म्स में क्या करेंगे, एक थर्ड कॉलम को एड ऑन करेंगे। तो in 2015 the RBI directed bank to include a separate third gender column in all their forms and application to help transgender person open bank accounts and avail related services, ठीक है। ये अनाउंसमेंट किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज भी किया है सेम सेक्स मैरिज को, और ये भी कहा है कि इसको डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट के पास ये पावर दे दी गई थी। अब यहाँ पे अप्रैल मंथ में क्या हुआ था, अप्रैल मंथ में एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी बाय द कैबिनेट, और यहाँ पे 6 मेंबर की जो कमेटी थी उसको लीड कर रहे थे कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे उस समय, तो आंसर हो जाएगा राजीव गाबा। तो यहाँ पे राजीव गाबा जो है वो इस कमेटी के हेड आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी कैबिनेट ने, क्यों बनाई थी, टू एड्रेस द क्वायर कम्युनिटीज प्रॉब्लम। यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे, और उसके बाद जो स्टेप्स होने चाहिए, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो भी यहाँ पे भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से ये 6 मेंबर की कमेटी भी फॉर्म की गई है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, PM उषा स्कीम, ये लॉन्च की है उड़ीसा स्टेट ने, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च्ड PM उषा टू बूस्ट हायर एजुकेशन। PM का मतलब तो प्रधानमंत्री हो जाता है, उषा का क्या मतलब है, तो उषा का मतलब है उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर शिक्षा अभियान टू इनहांस हायर एजुकेशन इन द स्टेट। यहां पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के सपोर्ट से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, एम टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में हमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है और इनका डेवलपमेंट करना है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से 60% बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और 40% बजट किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो टोटल बजट कितना है PM उषा स्कीम के लिए, 500 करोड़ है,
ठीक है, इट अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड फोकसिंग ऑन एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सेलेंस इन द हायर एजुकेशन। डन। और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट और बहुत हाई लैब्स के साथ इसको रेडी किया जाएगा। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मणिपुर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मणिपुर यूनिवर्सिटी होस्ट ह्यूमन राइट ट्रेनिंग विद NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और मणिपुर यूनिवर्सिटी के बीच में यहाँ पर ह्यूमन राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर इन द कोलैबोरेशन विद द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सक्सेसफुली होस्टेड 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ह्यूमन राइट इन इंडिया। इसका पर्पस क्या था? लोगों को बताना सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटसेट्रा। ठीक है, नाउ बात करते हैं अबाउट द NHRC। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। रीजन इज दैट संविधान में इसकी कोई भी चर्चा नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपकी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि हमारे देश में एक एक्ट पास हुआ था। कौन सा एक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन किया है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आपकी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब ये जो कमीशन होता है, इस कमीशन में 5 आपको मेंबर्स और एक चेयरमैन देखने को मिलते हैं, मतलब मल्टी मेंबर बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें फुल टाइम मेंबर है, एक चेयरमैन है और आपके 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी होते हैं। कौन कौन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में? तो देखिएगा, आपके जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर हो जाते हैं। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी। तो इन सब के जो चेयरमैन होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्स ऑफिसो मेंबर बन जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो ये तो आपका एक हो गया। अब ये जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इन चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाती है। तो चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। तो राष्ट्रपति तो नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। यहाँ पर एक 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है और वो जो नाम रिकमेंड कर रहे हैं राष्ट्रपति, उनको ही चेयरमैन बना रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अब ये जो 6 मेंबर की कमेटी है, इस कमेटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इस कमेटी को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होते हैं लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर, जो कि राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला है। तो लोकसभा के स्पीकर और अपोजिशन लीडर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर तो हेड कर रहे हैं। लोकसभा के बाद आती है राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा और यूनियन होम मिनिस्टर, ये 6 लोगों की एक कमेटी बनती है। ये लोग एक नाम रिकमेंड करते हैं और उस नाम को पहुंचा दिया जाता है राष्ट्रपति के पास, और प्रेसिडेंट फिर NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर? अब इनका टेन्योर कितना होता है? तो 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, ये 2019 में ही चेंजेस हुए हैं, इसके पहले ऐसा नहीं था। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ NHRC होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 years और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 70 year, विच एवर इज अर्लियर। या तो 3 साल हो जाए या तो 70 साल का पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, बिल्कुल एलिजिबल होते हैं ये रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अपनी टेन्योर को, अपनी सर्विसेज को देने के बाद किसी और सरकारी पद पे इनको हायर नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखना। आफ्टर देयर टेन्योर द चेयरमैन एंड अदर मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब इनकी जो सैलरी वगैरह होती है, सैलरी भत्ते वगैरह जो होते हैं चेयरमैन के, वो कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, और आपको पता है कि NHRC बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और प्रीवियस ईयर्स में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने सारी बातें यहाँ पे कर ली। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट है। अगस्त मंथ की जो मंथली मैगजीन है वो आउट हो चुकी है, अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन पे विजिट कीजिएगा। तो कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे कि सैंपल दिखाइए। ठीक है,
तो सैंपल ऐसा है कि आप, मैंने हालांकि कुछ पेजेस का सैंपल डाल दिया है, आप जो व्यू डेमो लिखा हुआ है ना, तो डेमो पे जाके सैंपल फाइल भी देख सकते हो कि कैसी दिखती है मैगजीन, है ना। बाकी जो बच्चे पहले से जानते हैं मुझे और जिन्होंने पहले भी मैगजीन को ले रखा है तो उनको पता है कैसी दिखती है मैगजीन। जिनको नहीं पता तो डेमो में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मैगजीन है, इसमें आप देखेंगे 200 MCQs मैंने इसमें एड ऑन किए हैं और एडिशनल एक पार्ट जोड़ा है इसमें आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपकी जैसे कि कोई ट्राइब वगैरह न्यूज में रहती है ना, वो वाला पार्ट भी यहाँ पे जोड़ा है। बाकी तो रिमेनिंग वही सेम कॉमन टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो आपको PYQs भी मिल जाएंगे। अच्छा, SSC GD का तो नोटिफिकेशन आउट हुआ है और SSC स्टेनो की एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है, तो जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयारी पे लग जाइए और ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर SSC के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं लाइक JEE, CPO, CHSL, उनके सभी के यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको 5000 प्लस, आई थिंक 6000 7000 के आसपास क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप इस ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे बैंकिंग स्टूडेंट के लिए मार्च से लेकर जुलाई तक की बैंकिंग इकोनॉमी मैगजीन अवेलेबल है और अगस्त मंथ यहाँ से मिल जाएगा। अगस्त मंथ आज की मैगजीन से मिल जाएगा, बाकी आपको जुलाई तक का यहाँ पर बैंकिंग न्यूज मिल जाएगी। तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, एक बच्चे का कमेंट आया था, तो डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर जाना है, वहां पर पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को सर्च कीजिएगा और इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आप इन सारे प्रोडक्ट को। डन। चलिए वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तेलंगाना, तमिलनाडु टॉप इन द GSDP ग्रोथ अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट। GSDP क्या होता है? एक होता है आपका GDP, आप लोगों ने सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे देश में जो हमारे लार्जर स्टेट है उनकी इकोनॉमी में, उनकी GDP में ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर 8.2%, ठीक है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डन। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, ये हमारे देश के जो 10 बड़े राज्य हैं उन बड़े राज्यों में आपको जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है वो कितनी है, 8.2% है, ठीक है। अब यहाँ पे तेलंगाना स्टेट ने टॉप किया है बड़े राज्यों की कैटेगरी में और तेलंगाना स्टेट 9th नंबर का बिगेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री में, 9th नंबर का बिगेस्ट है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें, इसके GSDP के बारे में बात करें तो इसकी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, 9.2% की ग्रोथ है, 9.2%। और यहाँ पे इनका जो GSDP है वो कितना है, 7.9 लाख करोड़ रुपीस, 7.9 लाख करोड़ रुपीस। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु एंड देन राजस्थान है, तो तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान, टॉप 3 आपको यहाँ पर याद रखने हैं। डन। चलिए नेक्स्ट है IIS मतलब इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसको हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है इसके साथ इंडसन बैंक ने टाई अप किया है अंडर द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे 50 वीमेंस रेसलर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर द रेसलर फॉर ग्लोरी इनिशिएटिव। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी डिस्कशन का टॉपिक क्यों है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने पार्टनरशिप की है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर रेसलिंग। और यहाँ पे भारत में स्पोर्ट को डेवलप करना है, रेसलिंग को प्रमोट करना है, इसलिए यहाँ पे इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिससे दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो और कई सारे प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स को यहां पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब असेंबली पासेस बिल टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इलीगल कॉलोनीज। ऐसा नहीं कि पंजाब की प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं हर कहीं यही प्रॉब्लम है, स्पेशली इन मेट्रो एरियाज। तो आप देखेंगे कोई भी खाली जगह होती नहीं, अगर होती है तो कुछ दिनों बाद वहां पे टावर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इलीगल कॉलोनीज एक बिगेस्ट इशू है, तो यहाँ पे पंजाब असेंबली ने इस बिल को पास किया है, ठीक है। पंजाब स्टेट असेंबली पास द पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2024। इसमें क्या कर दिया जाएगा, जो भी लैंडलॉर्ड है, स्मॉल जिनके पास जमीन है, ठीक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा। इट एम टू मेक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इजियर फॉर स्मॉल लैंड ओनर्स। द लॉ रेगुलेट इलीगल कॉलोनीज एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर वायलेशन।
इसका पर्पस क्या है? इलीगल कॉलोनीज को स्टॉप करना। मतलब यहाँ पर आप जो भी कॉलोनी काटते हैं, जो भी कॉलोनाइजर काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। aims to overcome problem faced by the public in registration of their plots and check the development of अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक बिल्डिंग बन रही है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया, एक अपार्टमेंट खरीद लिया और बाद में पता चलता है कि वो मतलब इलीगल थी या फिर अनऑथोराइज्ड थी, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर का तो पैसा डूब गया। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इस तरीके से काम करेगा बिल। इसमें क्या प्रोविजन किया गया है? इसमें प्रोविजन किया गया है, इफ समवन हैज ब्रॉट प्लॉट फ्रॉम द कॉलोनाइजर। कॉलोनाइजर क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, उसमें कॉलोनी बनती है, प्लॉट्स कटते हैं, ठीक है। तो कॉलोनाइजर का वो काम होता है, अगर कोई भी व्यक्ति कॉलोनाइजर से किसी प्लॉट को खरीदता है, कब? बिफोर जुलाई 31, 2024, तो वो यहाँ पर इजिली, अगर उसने मनी को ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर एडवांस पेमेंट, दे कैन गेट देयर रजिस्ट्री डन विदाउट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टिल 2 नवंबर। तो उनको 2 नवंबर तक एनओसी मिल जाएगी। अगर कोई भी ऐसा प्रमोटर, पर्सन और एजेंट यहाँ पे इस लॉस को फॉलो नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। पनिशमेंट क्या मिलेगी? तो अगर बात की गई है इम्प्रीजन फॉर मिनिमम टर्म ऑफ 5 ईयर, मिनिमम 5 साल की जेल तो होगी ही, इसको फर्दर 10 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। विथ मिनिमम फाइन ऑफ 25 लाख रुपीज, तो मिनिमम फाइन 25 लाख रुपए का होगा, लेकिन इसको 5 करोड़ रुपीज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। इतनी चीजें। एज पर द बिल, owner will no longer need a no objection certification for the registration of up to 500 square yards of plot। तो अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका मतलब कह सकते हो कि एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से कम है, तो आपको यहाँ पे एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से बिल को पास किया है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा बिल पास किया है। इन्होंने बोला है कि जो आया राम गया राम है, मतलब आपका जो दल बदल कानून है, जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर कोई इसको ब्रीच करता है, मेंबर जो विधायक होते हैं ना, विधायक भी तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी स्विच करते रहते हैं, तो अगर किसी विधायक पे, किसी एमएलए पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, दल बदल कानून लगता है, तो उसको पेंशन नहीं देंगे, उसको पेंशन मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ये बिल पास किया गया है। So Himachal Pradesh Legislative Assembly Allowance and Pension of Member Amendment Bill 2024, इसको रिसेंटली चीफ मिनिस्टर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने पास किया है। The bill aimed to curb the financial benefit of MLA who defect to other political parties. The new legislation specify that any MLA disqualified under the anti-defection law, दल बदल कानून के अंदर किसी विधायक को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो वो विधायक एलिजिबल नहीं रहेगा पेंशन के लिए, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। इस बात को यहाँ पे बोला गया है। और एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून आपको 10th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल के शेड्यूल में मिल जाएगा। तो हमारे 10वीं नंबर की सूची है, जो 10th नंबर का शेड्यूल है, उसमें आपको एंटी डिफेक्शन लॉ मिलेगा। आप सभी को पता है कि इनिशियली जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, तो उस समय केवल हमारे पास 8 शेड्यूल थे, मतलब अभी आज 12 हैं। तो हमने 4 जो सूचियां, अनुसूचियां हैं, वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ी गई हैं, और उनमें से 10वीं नंबर की है, 10th नंबर के शेड्यूल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको एड ऑन किया गया है, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में स्टैटिक वाले पार्ट में जाके देखना, उसमें मैंने कवर किए हैं 1 से लेके 106 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, उनको वहां पे कवर किया हुआ है। तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल रहेगा आपका एग्जाम के लिए। चलिए, नेक्स्ट आता है हिताची पेमेंट। हिताची पेमेंट सर्विस लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन। तो कैश रिसाइकलिंग मशीन क्या होती है? एक सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है, आप लोग ने देखी भी होंगी अपने एरिया में कभी ना कभी, जो कि मनी को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिपॉजिट भी ले सकता है, विड्रॉ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन्स बिल्ड की जाती हैं। तो हिताची पेमेंट सर्विस ने यहाँ पर कंट्री की पहली एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन को रेडी कर लिया है। आपका जो कैश रिसाइकलिंग एटीएम है उसको रेडी कर लिया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अनाउंसमेंट कब हुई? जब ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा था मुंबई महाराष्ट्र में, तब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। डन। नेक्स्ट है रेजोर पे
लॉन्च डिजी पॉज, पीओएस। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। आप लोग जब दुकानदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक छोटा सा मशीन देखते हैं जो कि भारत पे या पेटीएम का होता है, जिसमें क्यूआर कोड होता है, आप स्कैन करके पेमेंट करते, वही आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, आपके जो प्रीमियम रीसेलर आउटलेट है, एप्पल स्टोर है, जहां पर एप्पल के प्रोडक्ट मिलते हैं, वहां पर आप एप्पल के डिवाइस से मतलब यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो रेजर पे ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। सो रेजर पे हैज लॉन्च द इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, जिसका नाम क्या है? रेजर पे डिजी पॉज। और ये आईफोन या फिर आपके जो आईपैड या एप्पल के जो स्टोर से वहां पर अवेलेबल होगा, और आईफोन और आईपैड से यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से पेमेंट की जा सकती है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है रेजर पे ने। नेक्स्ट है पेरिस जिंक रूफर। यहाँ पर ये पेरिस की कुछ बिल्डिंग्स की पिक्चर है, और पेरिस में क्या होता है, घरों के जो छत होते हैं उसमें जिंक की रूफिंग होती है। मतलब जो छत दिख रहे हैं आपको, वो जिंक के बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिंक की प्लेट आपको देखने को मिल रही है। और आज से नहीं, लगभग 200 सालों से यहाँ पर बहुत सारे घरों में सिमिलर यही मेथड इस्तेमाल की जाती है। पेरिस में लगभग 21.4 मिलियन स्क्वायर मीटर आपको यहाँ पे जिंक रूफर्स देखने को मिलेंगे, जो कि जिंक धातु के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है वो बहुत साल पुरानी है, 200 सालों से ज्यादा का समय हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब जो फ्रांस की कल्चर मिनिस्ट्री है, वहां पर इसका नॉमिनेशन भेजा है। किसके लिए? यूनेस्को के लिए, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने के लिए। इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। The French Culture Ministry nominated the zinc roofing profession in Paris for UNESCO Intangible Culture Heritage List। जहां पे ये जो रूफिंग करते हैं, जो कारीगर हैं, उनके इस प्रोफेशन को हम इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। अब भारत के भी क्या कोई प्रोडक्ट हैं? आंसर है यस। इंडिया के टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, 15 ऐसी चीजें हैं जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। कौन कौन है वो? तो ये है वो छोटी सी लिस्ट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लास्ट वाले बता देती हूँ। गरबा ऑफ गुजरात, वर्ल्ड फेमस गरबा, नवरात्रि में होता है। 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दुर्गा पूजा, सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल में भी फेमस है दुर्गा पूजा, ठीक है। कुंभ मेला 2017 में इसको ऐड किया गया। योगा 2016 में। नवरोज जो त्योहार होता है, नवरोज, तो उसको भी 2016 में शामिल किया गया। तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया डांस। तो कालबेलिया डांस से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये राजस्थान में है, 2010 में इसको शामिल किया गया था। छऊ डांस 2010 में इसको शामिल किया गया था। रामलीला, तो जब भी दशहरा का समय होता है तो हर कहीं रामलीला का आयोजन किया जाता है हमारे शहरों में, गाँव में। तो रामलीला 2008 में इसको शामिल किया गया। तो ये आपको मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी का है कि कुट्टियट्टम क्या है? तो कुट्टियट्टम एक संस्कृत थिएटर है और इसको 2008 में शामिल किया गया था। तो ये लिस्ट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन में भी पीडीएफ अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 43, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के साथ आप इसको भी रेडी कर लीजिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है नंबाइक नक्शे सिस्टम फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लॉन्च इन बेंगलुरु। अभी नंबी के नक्शे प्रोग्राम या सिस्टम क्या है? इसमें अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं जो कि अप टू 4000 स्क्वायर फीट की एरिया में बनने वाली है, तो आपको इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ऑथोराइज्ड आर्किटेक्ट का अप्रूवल लगेगा। ऐसे कुछ भी नक्शा पास नहीं करा लोगे, आपको प्रॉपर नक्शा पास कराने के लिए एक ऑथोराइज्ड आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इस न्यू स्कीम का पर्पस क्या है? which is designed to simplify the process of obtaining building plan approval for a plot up to the 4,000 square feet within बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनल अप्रूवल है वो आपको इस बीबीएमपी के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में, फिर एमसीक्यू डिस्कस हम करने वाले हैं।
डन। वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए, शॉर्ट न्यूज में पहला है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है अपने अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट को इंक्रीज करने के लिए। इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है कि हम 952.9 मिलियन डॉलर मतलब अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ रुपीस के जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है उनको कमिंग ईयर में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया और इसको सपोर्ट कौन करेगा? अपेडा। अपेडा मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने रिसेंटली फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर अजय रात्रा जी को अपॉइंट किया है, सिलेक्ट किया है अपनी सिलेक्टर टीम में। तो अजय रात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द सिलेक्टर फॉर द मेंस क्रिकेट टीम। यहाँ पर एक टेनिस के लीजेंडरी प्लेयर रहे हैं चिली से जिनका नाम है लुइस अयाला, ही पास्ड अवे रिसेंटली। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे, शॉर्ट न्यूज थी। और यहाँ पर एक और शॉर्ट न्यूज है, हुरुन रिच लिस्ट 2024। सो वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की टॉप 10 सेल्फ मेड वीमेन की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप 10 सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर इन इंडिया। तो आप यहाँ पे टॉप 3 नाम देख लीजिए, काफी है। सबसे पहला नाम आता है राधा बेमू का, जो कि जोहो से एसोसिएटेड है और इनकी नेट वर्थ 47,000 करोड़ रुपीस है। सेकंड नंबर पे फाल्गुनी नायर आती हैं और नायका की फाउंडर है ये। फिर आती है जयश्री उलाला, अरिस्टा नेटवर्क की फाउंडर हैं। फिर किरण मजूमदार शॉ, इनको आपने सुना होगा, बायोकॉन की फाउंडर हैं। तो ये आपकी टॉप 10 सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर इंडिया में मिल जाएंगी एज पर द हुरुन रिच लिस्ट, ठीक है। तो टॉप 3 नाम याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2024? क्या इसका पर्पस है? तो इलीगल कॉलोनीज को कंट्रोल करना है। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इलीगल कॉलोनीज मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कल हम लोगों ने करंट अफेयर्स पे बल्चर काउंट के बारे में बात की थी। तो ये बल्चर काउंट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, जिसमें हमारे देश में जो 9 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हैं बल्चर की, जिसमें एक रेड हेडेड बल्चर भी आता है, इन सब की प्रॉपर काउंटिंग की जाएगी। तो किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ओके, 7 सितंबर से लेकर मतलब आज से शुरू हो जाएगा 6 अक्टूबर तक बल्चर काउंट। नेक्स्ट है, कपिल परमार हैज वॉन ब्रोंज मेडल एट द पेरिस पैराओलंपिक गेम्स। तो कपिल परमार का रिलेशन किससे है? और ये पहले पर्सन है जिन्होंने इस पर्टिकुलर गेम में पेरिस पैराओलंपिक में मेडल जीता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो कपिल परमार एसोसिएटेड है जूडो से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हायोयो मियाजाकी रिसेंटली इन्हें प्रेस्टिजियस रमन मैग्नेसिस अवार्ड के लिए चुना गया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में रहा है एंड प्रमोशन ऑफ पीस थ्रू द एनिमेशन। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो नाम तो समझ में हो रहा है आपको यहाँ पे कि मियाजाकी कहाँ से होंगे? जापान से होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रमन मैग्नेसिस अवार्ड के लिए चुना गया है 2024 में। एक नाम हमने देखा है मियाजाकी हायोयो, ये जापान से हैं। फिर रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड, ये आपका ग्रुप हो गया रूरल डॉक्टर मूवमेंट। अब 3 नाम और देखने को मिल रहे हैं। पहला नाम है फरहान फरवीजा FF, ये कहाँ से है? इंडोनेशिया से है, ठीक है। अगला नाम आता है नेग्युअन थी वियतनाम से है। और अगला नाम आता है यहाँ पे फुनसो कर्मा आपको मिल जाएंगे भूटान से। ओके, अब यहाँ पे एक और नाम लिखा है डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मतलब कैंसर की बीमारियों से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम आसाम। और इन्होंने कई सारा सोशल वर्क करा है, कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया है। इनको भी 2023 में रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया गया था। तो एसएससी का कोई
धर्म नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है, वो 2023 का, वो 2024 का नहीं, वो 2023 के अवार्ड पूछ ले। होता है, आप देखोगे एसएससी में ऐसा होता है, क्योंकि ये तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि यार 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ लो, यहां से कुछ नहीं आएगा। नहीं, कोई टीचर नहीं कह सकता। 1.5 साल से भी आ सकता है, कई बार तो 2 साल से भी एसएससी दे देता है करंट अफेयर्स। आपको भी पता है ऐसा होता है एसएससी में। लेकिन हम बिल्कुल भी 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने पे फोकस नहीं करेंगे, इतना नहीं पढ़ना है। और भी सब्जेक्ट हैं, उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। हमारा टारगेट तो बस 1 ईयर रहेगा, 1 साल, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप बस 1 साल के करंट अफेयर्स पे ही फोकस करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि बेस्ट एयरपोर्ट एट इंडियन ट्रेवल अवार्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्टर कार्ड शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड मिली है 2nd कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। हिलाल ए इम्तियाज अवार्ड, जो कि पाकिस्तान का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये किसको मिला है? जेवलिन स्टार अरशद नदीम को मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते एंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये दोनों जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं फिजी के एंड तिमोर लेस्ते के, ये किसको मिले? प्रेसिडेंट को मिले। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। कल हम लोगों ने 23rd लॉ कमीशन के बारे में बात की थी। इसके अप्रूवल मतलब इसके फॉर्मेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। कितने समय के लिए? इसका टेन्योर कब तक होगा? तो 3 इयर्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ये पुरानी न्यूज है। रिसेंटली विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द वॉलंटरी ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू द यूनिवर्सल बैंक। वो कौन सा बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और वो कन्वर्ट होना चाहता है यूनिवर्सल बैंक में, जिसके लिए इसने आरबीआई को एप्लीकेशन दे दी है? सही आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। Which state government recently introduced the वृंदावन ग्राम स्कीम? तो वृंदावन ग्राम स्कीम किसने लॉन्च की है? और यहाँ पे काऊ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, ऑप्शन बी। Who has been appointed as the chairman of Advertising Standard Council of India for the period of 1 year for 24-25? तो ASCI का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्था सिन्हा। पार्था सिन्हा को 1 ईयर के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया विल होल्ड द 2nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम 11th of September to 13th of September इन विच सिटी? तो 2nd एडिशन ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का इंडिया होस्ट कर रहा है। कहां पर करेगा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट, कोई भी चीज इंडिया में पहली होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड इन ब्रेल। तो यहाँ पे जो पॉलिसी है वो इन्होंने ब्रेल में लॉन्च की है। तो ऑब्वियस सी बात है किसके लिए होगी? जो यहाँ पर विजुअली इंपेयर्ड या डिसेबल पर्सन है उनके लिए। तो स्पेशल गोल्ड केयर इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्रेल पहली बार इंडिया में किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? तो हमने कल इसके बारे में बात की थी, ब्लॉकचेन के बारे में बात की थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस मैथ3। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द विश्व शांति बुद्ध विहार। तो विश्व शांति बुद्ध विहार को इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में, पर महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चलिए ये आपके आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लिंक करता है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो कोन्याक्स हैं, कोन्याक्स ये किस स्टेट में पाई जाने वाली लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है? ठीक है, कोन्याक्स हु वर इन द न्यूज रिसेंटली आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? सो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कहां से है? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड से। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने नागालैंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है टू फिक्स द बाउंड्री लाइन एरर बिटवीन द मॉन डिस्ट्रिक्ट।
मैक्सिमम इनकी जो पॉपुलेशन है वो मॉन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड में पाई जाती है। और यहाँ पे जो चराईदेव डिस्ट्रिक्ट है आसाम स्टेट की, तो ऑन गूगल मैप यहाँ पर इसकी बॉर्डर को, इसकी बाउंड्री को फिक्स करने के लिए डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे कोयंग ट्राइब। और ये कोयंग ट्राइब आपको मिल जाएंगे नागालैंड में। इनका मतलब क्या होता है, मैन विथ ब्लैक हेयर, मैन विथ ब्लैक हेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं कई सारे न्यूज को अपलोड करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस को वहां पे अपलोड किया जाता है, poojajain.current-affairs। ओके है जी, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं फिर हम कल, संडे है, संडे को करंट अफेयर्स नहीं, लेकिन हाँ वीकली करंट अफेयर्स को हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलेंगे कल के सेशन में। एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।